पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया और भारत को स्वतंत्र हुए 80 साल भी हो गए। आजादी हमें मिल गई, लेकिन पीओके हमें नहीं मिल पाया। और आज हर सच्चे हिंदुस्तानी का यही सपना है कि पीओके कब भारत का हिस्सा बनेगा। ऐसे में आज मैं आपको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नाकामी की वो दास्तान बताऊंगा जिसके चलते हमारा पीओके हमारे हाथ से निकल गया और यही भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में 1947 से लेकर 2026 तक की आपको वो कहानी बताएंगे जिसके कारण भारत चीन पाकिस्तान का तो पड़ोसी बन गया, लेकिन अफगानिस्तान का पड़ोसी नहीं बन पाया और पाकिस्तान और चीन भाई भाई बन गया, क्योंकि ये गलती कांग्रेस पार्टी की थी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। उन्नीस में भारत की आजादी के बाद पंडित नेहरू सरकार के नेताओं ने यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया कि सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो जाए। तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय संघ के भीतर मौजूद रियासतों के एकीकरण का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि दो रियासतों के मामले में एक समस्या पैदा हुई और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहली रियासत जूनागढ़ थी, जहां हिंदू बहुल आबादी थी और हिंदू बहुल आबादी के बीच एक मुसलमान नवाब का शासन था। दूसरी ओर कश्मीर, जहां मुस्लिम बहुल आबादी के बीच एक हिंदू महाराजा का शासन था, हरि सिंह। नेहरू की एक गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके भारत के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। पीओके आज भी भारत का हिस्सा नहीं है, जिसे वो अपना मानता है। इसका असर यह हुआ कि भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी नहीं बन पाया और अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा भारत के हाथ से निकल गई। 106 किलोमीटर की सीमा है भारत अफगानिस्तान की, लेकिन वो कागजों पर, क्योंकि अफगानिस्तान का यह इलाका आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। इस गलती के कारण पाकिस्तान और चीन की सीमा एक दूसरे से एक साथ लग गई। चीन के साथ पाकिस्तान की 596 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन के शिनजियांग प्रांत से सीधे जोड़ती है। दोनों देशों के बीच प्रसिद्ध खुंजुराब दर्रा इस सीमा पर स्थित मुख्य आवाजाही का रास्ता है। अगर कांग्रेस ने ऐसी गलती ना की होती तो आज यह इलाका हमारा होता, भारत का अभिन्न अटूट हिस्सा होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कुर्सी पर। अगर सही ढंग से इस मामले को डील कर लेते तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। हरि सिंह के फैसले ने कर दिया बर्बाद। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, क्योंकि जिन्ना को मुसलमानों के लिए एक मुल्क की जरूरत थी, जिहाद के लिए। जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करने के बावजूद आखिरी फैसला 1948 की शुरुआत में हुए जनमत संग्रह के बाद हुआ, जिसमें वोट देने वालों में से 99% से ज्यादा लोगों ने भारत में शामिल होने का विकल्प चुना। हालांकि कश्मीर का मामला काफी अलग साबित हुआ और 1947 के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच टकराव की सबसे बड़ी वो वजह बन गया। आजादी और बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपना इरादा जाहिर कर दिया, जब 22 अक्टूबर 1947 को उसके सैनिक कबायली लोगों के भेष में जबरदस्ती साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में घुस आए। कश्मीर के महाराजा पहले ही साफ कर चुके थे कि वो दोनों देशों से अलग और आजाद रहना चाहते थे। एकदम बेवकूफ राजा हरि सिंह था, लेकिन हमले के तुरंत बाद 26 अक्टूबर 1947 को उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। नतीजा, भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई और घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया, हमलावरों को खदेड़ दिया और वहां तक लेकर चली गई जहां आज लाइन ऑफ कंट्रोल है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। अगर हरि सिंह और नेहरू की गलती ना होती तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। पहले तो हरि सिंह ने कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। अलग राष्ट्र क्यों चाहिए भाई, जब दो देशों के बीच डील हो रही है। और उसके बाद नेहरू, जो रवैया कांग्रेस का नजर आया, इन दोनों ने मिलकर भारत को पीओके का गहरा जख्म दिया, जो कभी भरने वाला नजर कांग्रेस के हिसाब से नहीं आया। अब तो पीएम मोदी कह रहे हैं
पीओके का भारत में विलय होगा, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं और लोगों की मांग भी है। हर कोई चाहता है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है तो वो वापस भारत में आ जाए। नेहरू के कारण भारत के हाथ से निकला पीओके। साल 2012 में मशहूर पत्रकार और लेखक कुलदीप नैयर की आत्मकथा आई, जिसमें उन्होंने इस मामले पर दिलचस्प बातों का जिक्र किया। उन्होंने तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए लिखा कि सरदार सीधे तौर पर इस बात के पक्षधर थे कि जैसे जूनागढ़ में फैसला हुआ वैसे ही कश्मीर में होना चाहिए था। नैयर ने लिखा कि नेहरू को डर था कि उनकी पुश्तैनी रिश्ते इसमें आड़े आएंगे, यानी निजी हित था। नैयर नेहरू की आलोचना करते हैं और उन्होंने भारतीय सेना को पूरे कश्मीर में वापस जीतने से रोका, ऐसा जिक्र करते हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ पहली लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर के भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह की सिफारिश के बाद, जिसे भारत ने इस आधार पर ठुकरा दिया कि यह विलय का मामला था। यदि तब बुद्धिमत्ता दिखाई होती तो आज ऐसी स्थिति ना होती। आजादी के बाद बने ये दोनों देश स्थायी टकराव की स्थिति में आ गए। यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय भारत के नेता नए आजाद हुए देश का संविधान बनाने में व्यस्त थे, कुर्सियां पाने में व्यस्त थे। 27 मई 1949 को संविधान सभा में कश्मीर का मुद्दा चर्चा के लिए उठा, लेकिन नेहरू ने जनमत संग्रह का विरोध कर दिया, सीधे तौर पर इससे इनकार कर दिया और कहा कि यह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि नेहरू और पटेल दोनों ही भारत के लिए कश्मीर के रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व को नहीं समझ पाए। गलती दोनों से हुई और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। लेकिन सरदार पटेल की गलती ना के बराबर थी, पूरी गलती नेहरू कर गए। सरदार तो चाहते थे पूरा भारत एक हो, पूरा भारत अखंड हो, पूरा भारत एक साथ खुशी से रहे। बाद में कश्मीर पर जो भी चर्चा हुई वो मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित रही कि क्या मुसलमान बहुसंख्यक प्रदेश को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए था और नेहरू ने पूरा कश्मीर वापस लिए बगैर युद्ध क्यों रोक दिया। समय के साथ पूर्व पीएम पंडित नेहरू के आलोचकों के लिए एकमात्र मुद्दा यह रह गया कि उन्होंने जानबूझकर हस्तक्षेप किया, जिसमें सच्चाई नजर आ रही है, और संयुक्त राष्ट्र का रुख किया। एक ऐसा निर्णय जिसने कश्मीर को हमेशा के लिए विवाद की जड़ बना दिया। आप कई चीजों के लिए नेहरू को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे के लिए नहीं। दुर्भाग्य से यह पूरी तरह समझना मुश्किल हो गया कि भारतीय सेना ने बाकी कश्मीर पर कब्जा क्यों नहीं किया और उसे पाकिस्तान के शासन के लिए क्यों छोड़ दिया। यह सोचना भी मुश्किल है कि नेहरू इतने नासमझ थे कि उन्होंने इस मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया। क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं होगा? क्या इसके पीछे कोई रणनीति नहीं होगी? क्या इसके पीछे मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजनीति शुरू से ही एक तरफा रही है और जो काम नेहरू ने शुरू किया था आज वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं समझिए कि राहुल अलग हैं, नेहरू अलग थे। इन लोगों ने शुरू से ही देश को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था और उसकी तस्वीर आज देखने को मिल रही है। एक गलती से चीन पाकिस्तान बना पड़ोसी। कुलदीप नैयर के पलट प्रोफेसर परमजीत का मानना है कि अगर हम ये मान लें कि नेहरू बाकी कश्मीर पर कब्जा नहीं चाहते थे और उसे पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया तो वो कहां तक गलत नहीं तो वो सही कैसे थे? अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो फिर हम क्यों छोड़े? वो हमें तय करना था। कुलदीप नैयर का मानना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का पूरा जो इलाका है वो भारत से मिलता जुलता है, पंजाबी भाषी क्षेत्र। मामला चाहे जो भी हो, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान के लिए छोड़ना एक रणनीतिक गलती साबित हुई, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के साथ जमीनी संपर्क खो दिया और इससे पाकिस्तान को चीन के साथ 500 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा मिल गई। चीन और पाकिस्तान दो जिस्म एक जान बन गए और ये दोनों मिलकर आज भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। भारत सरकार के नक्शे और रिकॉर्ड के मुताबिक यह सीमा 106 किलोमीटर लंबी है। सीमा की स्थिति और विवरण, यह सीमा लद्दाख और अफगानिस्तान के बीच वाखान कॉरिडोर के पास स्थित है, यानी डूरंड रेखा के पास। यह भारत की सबसे छोटी इंटरनेशनल बॉर्डर है। मौजूदा वक्त में इस इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा यानी पीओके है। इस कारण से इस सीमा तक सीधे भारत की पहुंच नहीं है। जरा सोचिए, अगर पीओके हमारा हिस्सा हो गया रहता तो हम अफगानिस्तान के पड़ोसी होते और चीन पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होते। कूटनीतिक और कानूनी रूप से भारत इस इलाके को अपना हिस्सा तो मानता है, नक्शे पर यह दर्ज भी है, आधिकारिक आंकड़ों में भी गिना जाता है, लेकिन आज हमारे सैनिक वहां पर नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि उस इलाके में पाकिस्तानियों का कब्जा है, पाकिस्तानियों का दबदबा है और वहां पाकिस्तानी पूरी ताकत से लगे हुए हैं।
नेहरू की गलती और चीन ने बढ़ाई परेशानी। यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय तक चीन में कम्युनिस्ट क्रांति नहीं हुई थी। अब चीन ने ट्रेड के उद्देश्य से पाकिस्तान को जोड़ने वाली एक सड़क भी बना ली है और पीओके में तो उसका दबदबा हो गया है। पाकिस्तान के साथ साथ बार बार होने वाले संघर्षों और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी एलएसी, उसके मतभेदों के अभी भी अनसुलझे रहने की स्थिति नजर आ रही थी। हालांकि केंद्र में सरकार बदली तो संभावनाएं बढ़ गई और लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। पाकिस्तान को चीन के तौर पर एक स्वाभाविक सहयोगी तो मिल गया, लेकिन मोदी के तौर पर एक बड़ा दुश्मन मिल गया। भारत के लिए स्थिति कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गई। कांग्रेस ने जो लुटिया डुबोई, आज भी उसका जख्म भारत उठा रहा है और ये दोनों चीन पाकिस्तान मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आज पीओके की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान का कब्जा तो है, लेकिन लोग सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमें भारत में शामिल कर लो, हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ भी बुनियादी सुविधा नजर नहीं आ रहा है। पीओके में आंदोलन भयंकर रूप ले चुका है। सैकड़ों लोगों की गोली मारकर जान ले ली गई है, हजारों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और जो भी पाकिस्तान की दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, ये मुनीर की मुट्ठी सेना उस पर कोशिश करती है कि उसकी आवाज को पूरी तरह से दबा दी जाए। देश के लोगों को इंतजार अब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के उस वादे का है, जब पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा फिर से बन जाएगा और पीओके में शान से हमारा यह तिरंगा लहराएगा। आपकी क्या राय है? हम तो चाहते हैं कि अगले साल जब हम 15 अगस्त मनाएं तो पीओके में भी भारत का तिरंगा लहराए। आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।